गुड इवनिंग ऑल। बेटा आज का हमारा टॉपिक है पार्टीज टू लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहले भी बताया था कि इसमें एक पार्टी क्या करती है, ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, फिर वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म में आ जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती हैं। फर्स्ट इज पॉलिसी होल्डर। पॉलिसी होल्डर क्या होता है, ओनर ऑफ द पॉलिसी होता है। एक्चुअल में जो व्यक्ति पॉलिसी लेता है दैट इज नोन एज पॉलिसी होल्डर। मोस्ट ऑफ द केसेस जो पॉलिसी होल्डर होता है और जिसके लिए वो पॉलिसी ले रहा है, कई बार सिचुएशन में एक ही वो व्यक्ति होता है, यानी कि इंश्योरेंस लेने वाला और जिसके लिए इंश्योरेंस ले रहा है वो खुद ही वो व्यक्ति होता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे एक फादर अपने बच्चों के लिए ले सकता है, तो फादर क्या हो गया, पॉलिसी होल्डर, और बच्चे क्या हो गए, इंश्योर्ड। ठीक है ना। तो लेकिन ये भी हो सकता है कि फादर खुद ही पॉलिसी ले ले अपने लिए, तो ऐसी केसेस में पॉलिसी होल्डर भी वो खुद है और वो इंश्योर्ड भी खुद ही है। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो पॉलिसी होल्डर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि पॉलिसी का ओनर होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपनी लाइफ के लिए ही पॉलिसी लेता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, उसकी लाइफ के ऊपर भी वो पॉलिसी ले सकता है। पॉलिसी होल्डर के क्या क्या राइट्स हैं और क्या क्या ड्यूटीज है वो हम पढ़ेंगे। पॉलिसी होल्डर को राइट है कि अगर वो ओनरशिप को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो कर सकता है। दूसरा, अगर वो पॉलिसी को बेस मानते हुए उधार लेना चाहता है, बोरो करना चाहता है अमाउंट, तो वो बोरो कर सकता है। इसके अलावा उसको राइट है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट के ऊपर जो प्लेज लिखी हुई है, जो सिग्नेचर उसको करने होते हैं शब्द के ऊपर, तो वो उसको करने का राइट होता है। इसके अलावा वो अगर चाहे तो पॉलिसी को सरेंडर करने का राइट उसके पास है, कैंसिल करने का राइट उसके पास होता है, या फिर वो पॉलिसी का जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी कौन होता है जिसको अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी से, उसके नाम को भी चेंज करने का राइट किसके पास होता है, पॉलिसी होल्डर के पास होता है। अगर वो चाहे वो डिसाइड कर सकता है कि पॉलिसी का जो अमाउंट मिलेगा वो किस तरीके से पे किया जाए, ये डिसाइड करने का भी राइट किसके पास है, पॉलिसी होल्डर के पास। राइट के साथ साथ पॉलिसी होल्डर की कुछ ड्यूटीज भी होती है। वो ड्यूटीज क्या है कि सबसे पहले तो टाइम पर वो प्रीमियम पे करे, ये उसका कर्तव्य बनता है। दूसरा है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, जैसे इंश्योर्ड इंश्योर्ड के रिगार्डिंग उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, जॉब चेंज हो जाती है, या जो इंफॉर्मेशन उसने फॉर्म के अंदर फिल करी थी उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो उन चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देने की ड्यूटी बनती है, कंपनी को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। इसके अलावा जब डेथ हो जाती है, जिस व्यक्ति की पॉलिसी ली गई है उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो डेथ के टाइम क्लेम करने की ड्यूटी किसकी बनती है, पॉलिसी होल्डर की ड्यूटी बनती है। तो ये हमारी फर्स्ट पार्टी होती है पॉलिसी होल्डर। दूसरी पार्टी है बेटा लाइफ इंश्योर्ड या लाइफ एश्योर्ड। ये वो व्यक्ति होता है जिसकी लाइफ के लिए क्या है, पॉलिसी ली गई। ठीक है। अगर फादर अपने डॉटर के लिए पॉलिसी लेता है तो डॉटर क्या है, लाइफ एश्योर्ड है, इसको इंश्योर्ड भी कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर होता है वही लाइफ इंश्योर्ड भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, लाइफ इंश्योर्ड अलग हो सकता है और पॉलिसी होल्डर अलग हो सकता है। पॉलिसी जो लाइफ इंश्योर्ड है उसको ये उसका ड्यूटी बनती है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन किसको है, कंपनी को प्रोवाइड करे। कोई भी तथ्य छुपाएगा नहीं, चाहे वो हेल्थ के रिगार्डिंग हो या फिर उसकी एज फैक्टर हो या फिर बाकी इंफॉर्मेशन जो फॉर्म के अंदर पूछी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो बताएगा। क्या क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं लाइफ एश्योर्ड की, वो हम पढ़ेंगे। पहली उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रपोजल फॉर्म देगा। हमने पहले पढ़ा था कि जब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है तो सबसे पहले जो कंपनी का एजेंट है तो क्या करेगा, आपको एक फॉर्म भरने के लिए देगा, जिसको क्या कहा जाता है, प्रपोजल फॉर्म। प्रपोजल फॉर्म कौन भरेगा, जिसकी पॉलिसी आप ले रहे हो, दैट इज लाइफ एश्योर्ड। वो प्रपोजल फॉर्म को भरने की उसकी ड्यूटी बनती है।
ठीक है। पॉलिसी होल्डर के बारे में बेटा, पॉलिसी होल्डर क्या होता है? जो ओनर ऑफ द पॉलिसी होता है, ठीक है। मालिक है वो पॉलिसी का, जो पॉलिसी ले रहा है, चाहे वो अपने लिए ले रहा है या फिर किसी और के लिए ले रहा है जिसका उसकी लाइफ में इंश्योरेबल इंटरेस्ट। खुद के लिए ले रहा है तो पॉलिसी होल्डर भी वही है, और आपका जो लाइफ इंश्योर्ड है वो भी खुद ही है। लेकिन अगर किसी और के लिए वो ले रहा है तो पॉलिसी होल्डर वो खुद हो जाता है, और लाइफ इंश्योर्ड वो व्यक्ति हो जाता है जिसके लिए वो क्या ले रहा है? पॉलिसी। आगे मैं करवा रही थी लाइफ एश्योर्ड। लाइफ एश्योर्ड की ड्यूटीज मैं करवा रही थी। तो लाइफ एश्योर्ड की ड्यूटी क्या है बेटा? कि वो प्रपोजल फॉर्म को क्या करेगा? फिल करेगा, ठीक है। इसके अलावा वो कुछ टर्म्स है इंश्योरेंस की, टर्म्स कंडीशंस है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। प्रीमियम कितना पे करना है अपनी सुटेबिलिटी को देखते हुए चूज करने का उसको क्या है? उसकी ड्यूटी बनती है, वो चेक करेगा। उसकी ड्यूटी बनती है प्रीमियम को पे करने की, टाइमली वो पे करेगा। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो नॉमिनी का नाम प्रोवाइड करेगा, कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो किसको नॉमिनी बनाया गया है, तो उसको वो बताएगा, नाम सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा उसकी ड्यूटी बनती है कि जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट कंपनी उसको इशू करेगी, जब पॉलिसी उसको मिल जाती है तो कंपनी क्या करती है? कुछ डॉक्यूमेंट भिजवाती है उस व्यक्ति के पास जिसने पॉलिसी ली है, जिसको पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पॉलिसी बॉन्ड कहा जाता है। तो उसको थोरोली पढ़ेगा, अच्छे से स्टडी करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, ठीक है, और संभाल कर उसको अपने पास रखेगा। इसके अलावा टाइम के ऊपर प्रीमियम पे करेगा ताकि पॉलिसी आपकी लैप्स ना हो जाए, इस चीज का वो ध्यान रखेगा। अगर मान लीजिए सही तरीके से संभाल कर पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रखने के बाद भी अगर वो गुम हो जाती है तो वो क्या करेगा? इसकी इंफॉर्मेशन देगा कंपनी को कि उसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए हैं? गुम हो गए हैं। अगर उसकी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हो गए हैं, उसकी जॉब बदल गई, उसका एड्रेस चेंज हो गया है, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस हो गए हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी किसको देने की ड्यूटी बनती है? इंश्योरेंस कंपनी को। तो ये बातें क्या है? एक इंश्योर्ड व्यक्ति ध्यान में रखेगा। इसके अलावा उसकी कुछ राइट भी, जिस व्यक्ति की लाइफ के ऊपर पॉलिसी ली गई है उस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है। सबसे पहला अधिकार तो उसको दिया गया है कि जब उसने पॉलिसी ली है तो 15 दिन के अंदर, पॉलिसी इशू होने के 15 दिन के अंदर अगर वो चाहे तो उसको सरेंडर कर सकता है। दूसरा उसको राइट है कि वो अपना क्लेम रिसीव कर सकता है, ठीक है। अगर उसकी डेथ नहीं हुई है और मैच्योरिटी की डेट आ गई है तो क्लेम को रिसीव करने का राइट उसके पास होता है। इसके अलावा पहले मैंने बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है? जितना प्रीमियम इकट्ठा होता है उस प्रीमियम को फर्दर अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है। उसी में से एक पॉइंट आया था, दैट इज यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें अलग अलग फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है यूलिप के अंदर। तो अगर इंश्योर्ड व्यक्ति चाहता है कि उसका पैसा यूलिप में किसी एक फंड से निकालकर दूसरे फंड में लगा दिया जाए तो उसके पास ये राइट है, वो ऐसा करवा सकता है। स्विचिंग ऑफ फंड करवा सकता है, स्विचिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट करवा सकता है यूलिप के अंदर। इसके अलावा उसको लगता है कि बेनिफिशियरी का नेम चेंज करवाना है तो वो बेनिफिशियरी का नाम भी बदलवा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या राइट्स है उसके पास? कि वो प्रीमियम का मोड क्या हो, किस तरीके से पे किया जाए, उसको वो डिसाइड कर सकता है। अगर वो उधार लेना चाहता है तो पॉलिसी के आधार के ऊपर वो क्या ले सकता है? लोन वगैरह ले सकता है, ये उसको राइट। तो बेटा हमने दो पार्टीज करी, एक होता है पॉलिसी होल्डर, एक होता है बेटा आपका लाइफ एश्योर्ड। तीसरी पार्टी है द पेयर। पेयर कौन होता है? पेमेंट करने वाला। किस चीज की पेमेंट करने वाला? प्रीमियम की पेमेंट करने वाला। वैसे तो जैसे पॉलिसी होल्डर है, अगर उसने अपनी ही पॉलिसी ली है तो पे भी वही करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई और व्यक्ति भी पे कर सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए एक फादर ने अपने बेटे के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, मदर पे कर सकती है या नहीं कर सकती? नहीं कर सकती। जो पेयर है जरूरी नहीं है वो इंश्योर्ड हो, तो फादर इस केस में कौन करेगा? पॉलिसी होल्डर प्रीमियम को पे करेगा, ठीक है। और जो पॉलिसी होल्डर क्या है, किसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा? जिसमें उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। एक फादर का अपने बेटे में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, इसलिए वो क्या ले रहा है? पॉलिसी ले रहा है। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट ना हो
और डेथ हो जाए इंश्योर्ड व्यक्ति की, तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, और पेयर वो व्यक्ति होता है जो कि प्रीमियम की पेमेंट करता है। फोर्थ पार्टी है हमारी बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसको अल्टीमेट बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो क्लेम किस व्यक्ति को मिलेगा? वो क्या कहलाता है? बेनिफिशियरी कहलाता है। बेनिफिशियरी के अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट है बेटा प्राइमरी और डायरेक्ट बेनिफिशियरी। प्राइमरी मतलब सबसे पहले, यानी जिस व्यक्ति की पॉलिसी ली थी उसकी डेथ हो गई, तो उसकी डेथ होने के बाद सबसे पहले जो बेनिफिशियरी है वो वही व्यक्ति होगा जिसको प्राइमरी बेनिफिशियरी बनाया गया है। अब मान लीजिए इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो गई है और इसी दौरान प्राइमरी जो बेनिफिशियरी था वो भी एक्सपायर हो गया है, तो उसकी जगह जो दूसरा बेनिफिशियरी होता है उसको कहा जाता है कंटीजेंट बेनिफिशियरी। क्या कहा जाता है? कंटीजेंट बेनिफिशियरी। थर्ड, तो हमने दो बेनिफिशियरी पढ़े, एक होता है बेटा प्राइमरी, दूसरा होता है कंटीजेंट। तीसरा होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्या होता है? जो किसी एक्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को बेनिफिशियरी बनाया जाता है। जैसे एक इंश्योरेंस होता है जिसको कीमैन इंश्योरेंस कहा जाता है। कीमैन इंश्योरेंस क्या होता है? कंपनी लेती है कंपनी के मालिक के नाम। कंपनी और ओनर अलग अलग होते हैं ना, हमने कंपनी लॉ में अच्छे से पढ़ा हुआ। तो कंपनी अपने मालिक के लिए क्या लेती है? इंश्योरेंस पॉलिसी ले रही है। और किस बेस पे ले रही है? कि अगर मालिक को कुछ हो जाता है तो इतना नुकसान होगा, उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो उसको की मैन बोला जाता है। तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर प्रोविजन। तो प्रोविजंस या एक्ट या लॉज के अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति को बेनिफिशियरी बनाया जाता है तो वो स्पेसिफिक बेनिफिशियरी कहलाता है। आगे है आपका दैट इज क्लास बेनिफिशियरी। क्लास बेनिफिशियरी का मतलब है कि जब कोई एक से ज्यादा बेनिफिशियरी जब, ठीक है, जैसे एक फादर है, उसने अपनी पॉलिसी ली और बेनिफिशियरी उसके बच्चों को बना दिया, यानी सारे ही बच्चे आ गए उसके अंदर, तो एक से ज्यादा जब बेनिफिशियरी होते हैं तो उसको क्लास बेनिफिशियरी कहा जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका रेवोकेबल और एक होता है इररेवोकेबल। रेवोकेबल और इरवोकेबल, ठीक है, रेवोकेबल और इरवोकेबल ये क्या होते हैं? जो आपका रेवोकेबल बेनिफिशियरी होता है उसमें इंश्योर्ड क्या कर सकता है? बेनिफिशियरी का नाम बदल सकता है। उसको लगता है कि बेनिफिशियरी इसकी बजाय कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए तो वो कर सकता है, उसको रेवोकेबल बेनिफिशियरी कहा जाता है। इररेवोकेबल बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसमें इंश्योर्ड बेनिफिशियरी का नाम चेंज करने से पहले बेनिफिशियरी से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी अपनी मर्जी से उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये हमारी क्या होती है? फोर्थ पार्टी होती है। अब बेनिफिशियरी के भी कुछ राइट है और ड्यूटीज हैं। क्या क्या राइट है बेनिफिशियरी के? कि जैसे ही इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो क्लेम को रिसीव करने का उसके पास राइट है, ठीक है, और जो पैसा आएगा उसको अपने हिसाब से उसको खर्च कर सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो किन किन चीजों में उसको इन्वेस्ट करे या उसको पैसे को लगाए। और उसको राइट है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पर किसी तरीके की कोई पेमेंट दे रही है तो उस पेमेंट को रिसीव करने का राइट इसको मिल जाता है। दूसरा, जैसे वसीयत होती है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वसीयत के को लेकर बहुत सारे लीगल प्रोसेसेस को पूरा करना होता है, तो वो लीगल प्रोसेसेस इसमें कंप्लीट करने की जरूरत नहीं होती इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। और तो ये कुछ राइट होते हैं बेनिफिशियरी। इसकी कुछ ड्यूटी भी बनती है। क्या ड्यूटी बनती है? कि जैसे ही इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है क्लेम फॉर्म को वो क्या करेगा? भरेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लेम फॉर्म के साथ कंपनी के पास जमा करवाएगा और इस चीज का प्रूफ देगा कि इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो गई है और उन कारणों को छोड़कर हुई है जो कि पॉलिसी के अंदर मेंशन किए गए। ठीक है, इसकी जानकारी वो किसको देगा? इंश्योरेंस कंपनी को देगा। अपना आइडेंटिटी प्रूफ देगा ताकि उसकी पहचान की जा सके, ये उसकी ड्यूटी बनती है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि डॉक्यूमेंट को आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा तो सर्टिफिकेशन का करवाने का काम भी किसका बनता है? बेनिफिशियरी का बनता है। लास्ट पार्टी है बेटा इंश्योरर। इंश्योरर कौन होता है? जो इंश्योरेंस करता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी। ये कोई कंपनी भी हो सकती है, ये कोई एसोसिएशन भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है जो कि इंश्योरेंस करती है। इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कुछ एक बातें बताई गई हैं। अगर उन
फीचर्स के अंदर कोई कंपनी आती है तो उसको इंश्योरर का नाम दिया गया है। वो कौन कौन सी है? पहला है कि वो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तो उसको इंश्योरर माना जाएगा। दूसरा, उसके अगर फॉरेन कंपनीज ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया, या तो फॉरेन कंपनी ने किया है या फिर उसकी सब्सिडरी ने किया है, और वो जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो पेड अप इक्विटी कैपिटल के 49% से ज्यादा नहीं है, तो उसको भी क्या है, कंपनी की तरह ट्रीट किया गया है। और उस कंपनी का काम क्या होना चाहिए? लाइफ इंश्योरेंस करना, या जनरल इंश्योरेंस करना, या फिर री इंश्योरेंस करना, यानी कि पुनर्बीमा करना, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंश्योरर करना। अब कंपनी के क्या क्या राइट्स हैं बेटा, क्या क्या अधिकार है इंश्योरर के पास, कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन मांग सकता है इंश्योर्ड की प्रपोजल फॉर्म के अंदर, जैसे उसकी एज है, हेल्थ है, ऑक्यूपेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन मांगने का उसको राइट है। इसके अलावा अगर टाइम के ऊपर प्रीमियम पे नहीं किया जाता है तो उसकी पॉलिसी को लैप्स करने का राइट है। ठीक है, और अगर मान लीजिए 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो गया लैप्स हुए और व्यक्ति उसको दोबारा से रिवाइव करवाना चाहता है, तो उसको हेल्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो मांगने का अधिकार किसके पास है? इंश्योरेंस कंपनी के पास। इसके अलावा उसको राइट है कि अगर जब पॉलिसी को इशू किया गया है और 2 साल के अंदर अंदर, पॉलिसी के इशू होने के 2 साल के अंदर अंदर अगर कंपनी को कोई ऐसी बात पता चल जाती है जो कि सही नहीं है, तो पॉलिसी को क्या करने का राइट है? उसको कैंसिल करने का राइट किसके पास है? इंश्योरेंस कंपनी के पास या इंश्योरर के पास होता है। अगर कंपनी को लगता है, कभी भी उसको पता चले कि प्रपोजल फॉर्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो कंपनीज की टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग सही नहीं, जैसे माइंड सेट सही नहीं है व्यक्ति का, या उसकी एज फैक्टर या फैमिली कोई भी कारण हो सकता है, तो वो मना कर सकता है प्रपोजल फॉर्म को एक्सेप्ट करने से। ये राइट होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास। इसके अलावा बस ये कुछ राइट थे इंश्योरर के। उसके बाद कुछ ड्यूटीज बनती। ड्यूटी क्या बनेगी इंश्योरेंस कंपनी की? जैसे ही क्लेम आता है उसके पेमेंट करने का, ठीक है, जो तरीका एडॉप्ट किया गया है वो किया जाए। अगर इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी बनती है कि जो भी पॉलिसी वो इशू करवा रही है उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या क्या है उनके बारे में अच्छे से बताए, कोई तथ्य या फैक्ट छुपाए ना, ये भी ड्यूटी बनती है। इसके अलावा अगर किसी तरीके का असाइनमेंट, असाइनमेंट का मतलब होता है बेटा कोई राइट अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसको असाइनमेंट बोला जाता है। जो ट्रांसफर करता है उसको असाइनर बोलते हैं, और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको असाइनी बोलते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई असाइनमेंट हुआ है रिगार्डिंग कोई टाइटल, कोई राइट ट्रांसफर किया गया है, तो उसको रजिस्टर करने की भी ड्यूटी किसकी बनती है? इंश्योरेंस कंपनी की। ठीक है, अगर पैसे को इन्वेस्ट करवाया गया है यूलिप के अंदर, फंड में स्विचिंग करवाई गई है, किसी और फंड में किया गया, तो उसको करने की भी ड्यूटी किसकी बनती है? इंश्योरेंस कंपनी की बनती है। और टाइम के ऊपर जैसे ही सिचुएशन आ जाती है कि डेथ हो जाती है इंश्योर की, तो नॉमिनी जो भी है या बेनिफिशियरी जो भी व्यक्ति है उसको टाइमली क्या की जाए? पेमेंट कर दी जाए, ये ड्यूटी बनती है। और टाइम टू टाइम नोटिस दिए जाए पॉलिसी होल्डर को कि प्रीमियम टाइम पर पे किया जाए। तो ये कुछ आपके राइट्स एंड ड्यूटीज है इंश्योरर की या इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने पार्टीज पढ़ी बेटा। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर कितनी पार्टीज होती हैं? एक होता है पॉलिसी होल्डर, ठीक है, एक होता है लाइफ एश्योर, एक होता है पेयर, ठीक है, एक एक होता है आपका इंश्योरर, और एक होता है आपका बेनिफिशियरी। तो ये सारी पार्टीज मिलकर एक तरीके का आपका क्या करती है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। थैंक यू सो मच।